हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर एंड राउल्स लॉ। देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है वो तीन टाइप के सॉल्यूशन हमने स्टडी किए हैं। तो तीन टाइप के सॉल्यूशन कौन कौन से? फर्स्ट आपका जो सॉल्यूशन है वो है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये तीन टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। ओके, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड in liquid, and third type of solution is solution of solid in liquid. So these are three types of solutions. Okay, so these are solute and the solvent is liquid in all three cases. चलिए, तो ये हमारा solute और solvent हो गया। बच्चों, ये फर्स्ट टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हम पहले पढ़ चुके हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर, और इसके रिगार्डिंग हमने एक लॉ भी जो है वो डिस्कस किया था, दैट इज हेनरीज लॉ। ओके, सो हेनरीज लॉ जो है इसके कंपोजिशन और वेपर प्रेशर के बारे में बात करता है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो वो क्या होता है। इसको हम लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ गैस KHX। Okay, vapor pressure of the gas, or the solution is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Okay, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमको ये दो लिक्विड सॉल्यूशंस जो है और स्टडी करने हैं। फर्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। देखिए, एक चीज यहाँ पर है, सॉल्वेंट जो है आपका लिक्विड है और लिक्विड जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट आपका है, यानी जिसको हम कहेंगे कंपोनेंट 1, और जो आपका सॉल्यूट है उसको हम कहेंगे यहाँ पर कंपोनेंट 2। ओके, सॉल्यूट इज कंपोनेंट 2 एंड सॉल्वेंट इज कंसीडर्ड इन कंपोनेंट 1। लिक्विड जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट। Volatile means it get evaporate and form vapor, and vapor exert the pressure over the solution। ये वेपर बनाएगा और वो वेपर क्या करेगी? सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर लगाएगी। उसी प्रेशर को ही हमको क्या कहेंगे? हम वेपर प्रेशर कहते हैं। उस वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो आपका ये जो सेकंड वाला केस है, यहाँ पर सॉल्यूट भी लिक्विड है, मींस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट component 1 and component 2 both are volatile, but in the third case the solute is non-volatile. This is non-volatile component and this component is volatile. Okay, इन दोनों को अलग अलग करके हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। See, so our first solution is, the topic is vapor pressure of liquid solution. Okay, and in this regarding there is a law that is called Raoult's law. Raoult's law for volatile solute. When solute is also volatile, solvent आपका लिक्विड है तो वो तो volatile होगा ही होगा। वो प्रेशर, वेपर प्रेशर बनाएगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ पर आपका solute भी volatile है। तो पहले हम इस लॉ को देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं क्या है। हमारे पास ये कंटेनर है, we have this closed container। इस क्लोज कंटेनर के अंदर क्या है? ये हमने एक सपोज करिए यहाँ पर ये वाटर ही है, और वाटर हमारा यहाँ पे किसका काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। तो हम इसको कह रहे हैं ये है हमारा कंपोनेंट 1, दैट इज वाटर, दैट इज सॉल्वेंट। ओके, ये हमारा सॉल्वेंट। और
कर दिया है कि थोड़ा सा इसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है ये हो गया आपका कंपोनेंट 2, दैट इज solute. Since both are liquid, both are volatile, so they both get evaporate and form vapor. ये vapor form due to component 1 and say vapor of component 2 is also the same. ये दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट क्या करेंगे, वेपर फॉर्म कर रहे हैं, और ये दोनों की दोनों वेपर क्या करेगी, इस वेपर की वजह से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। जो कंपोनेंट 1 की वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, उसको हम लिखेंगे P1. What is P1? P1 is the partial vapor pressure exerted by component 1, and the vapor pressure exerted by component 2 we write it P2 is the partial vapor pressure. देखिए partial वर्ड कब यूज करते हैं हम लोग, जब दो कंपोनेंट में या दो से ज्यादा हो। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता तब यहाँ पर वर्ड पार्शियल नहीं आता, यहाँ पर आता सिर्फ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट आपके पास, ये 1 और 2 दो कंपोनेंट है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वेपर प्रेशर की जगह पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म को यूज करेंगे। सो दिस इज P। नाउ अब ये वेपर कितनी बनेगी, किस अमाउंट के अंदर ये फॉर्म होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। सपोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 दैट इज x1, the mole fraction of the component 1 in the solution is x1, and the mole fraction of component 2, I write it here, mole fraction of component 1 is x1 and the mole fraction of component 2 is x2. These are the mole fraction in the solution. Okay, so greater the mole fraction in the solution, as you have already studied in the Henry's law, greater the mole fraction of the mole fraction in the solution, greater will be the vapor pressure. So similarly we follow it here also, here, and the mole fraction of component 1 is x1 and x2. See, so what does Raoul says? Raoul says that for volatile components, it says that the partial vapor pressure of any component, partial vapor pressure of any component, okay, or you can say each component, partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution. Partial vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction in the solution. Okay. So partial vapor pressure of component 1 is directly proportional to mole fraction of component 1, means P1 is directly proportional to x1. Okay, and when we remove this proportionality sign, it comes P1 naught x1. So what is P1 naught? P1 naught is the vapor pressure of pure component 1. Pure component 1. Okay. Now similarly, so this is the equation for component 1. Similarly for component 2. For component 2, this equation become P2 is equal to P2 naught x2. Okay, so we have two equations. Now
we have to find out the total vapor pressure. So what will be the total vapor pressure? So according to Dalton's law of partial vapor pressure, it is the sum of partial vapor pressure of all components. So according to Dalton's law, okay, this law you have already studied in your class 11. So according to this, the total vapor pressure will be equal to P1 plus P2. टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा इसका? इस वेपर प्रेशर और इस वेपर प्रेशर को अगर आप सम कर देंगे तो आपका टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं इन दोनों का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू। ओके, सो आवर इक्वेशन बिकम P total is equal to P1 plus P2. When we put the value P1 naught x1 plus P2 naught x2. Okay, as you know that you can write x1 as 1 minus x2 for binary solution. आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन ही है, यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, तो ये आपका क्या हो गया? इट इज बाइनरी सॉल्यूशन। एंड फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ द कंपोनेंट इज 1, सो यू कैन राइट x1 is equal to 1 minus x2. put the value over here and ये हम क्यों लिख रहे हैं इसको? because we want to relate this p total with the x2 only, not x1. ओके, और हम यहाँ पर इसको x1 का वैल्यू लिखा है, आप x2 के फॉर्म में भी यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी हम जो है सिर्फ सॉल्यूट के केस के अंदर देख रहे हैं कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के साथ टोटल वेपर प्रेशर को कैसे रिलेट किया जाए। ठीक है, ओके, सो यू कैन राइट P1 naught and the value of this one we put 1 minus x2 plus P2 naught x2. Okay, open the bracket. So it becomes P1 naught minus P1 naught x2 plus P2 naught x2. Just rearrange this both of the terms. P1 naught plus इसको हम पहले लिख लेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, माइनस P1 naught x2. ओके, दोनों टर्म्स के अंदर क्या है? x2 इज कॉमन, सो यू कैन राइट P1 naught plus P2 naught minus P1 naught x2. We have taken x2 as common. So this is our equation. Okay, P total. So students, this is an important equation, mathematical expression for total vapor pressure, partial pure vapor pressure of your components and mole fraction of component 2, mole fraction of solute. So ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको इक्वेशन 1 कह लीजिए। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं क्या क्या इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। The total vapor pressure can be correlated directly with mole fraction of component 2 or mole fraction of any component. Okay, it also depends on component 1 and component 2. Okay, चलिए, तो ये आपका एक इक्वेशन निकल करके आ गया।
अब इसमें एक चीज और देखते हैं, ये वेपर प्रेशर हमने कैलकुलेट किया है किसके टर्म में, इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज में आपके मोल फ्रैक्शन क्या है उसके साथ इसको निकालना है। अगर आपको ये निकालना हो कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर यहां पर भी वेपर प्रेजेंट है, सम अमाउंट of the solute and solvent also present in the vapor phase। इस वेपर का कंपोजिशन क्या है, इस वेपर फेज के अंदर कंपोनेंट 1 के मोल्स क्या है और कंपोनेंट 2 के मोल्स क्या है, ये भी गैस फेज में यानी वेपर फेज में है। तो सपोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 in vapor phase is y1 and the mole fraction of component 2 in the vapor phase is y2। So you can relate the partial vapor pressure with the composition of vapor phase or the mole fraction in the vapor phase। So according to Dalton's law of partial vapor pressure, we can write P1 means partial vapor pressure of component 1 is equal to P total multiplied by y1 and P2 is equal to P total y2। ओके, ये टोटल वेपर प्रेशर है, ये इसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, सपोज करिए कि आपका ये जो है 0.8 है और ये 0.2 है। क्लियर, वेपर फेज में आपका इन द वेपर फेज 0.8 y1 mole fraction of component 1, mole fraction of solvent is 0.8 and mole fraction of component 2 that is solute is 0.2। ओके, और टोटल जो आपका प्रेशर है P टोटल सपोज कीजिए कितना है, से 4 बार। ओके, so what will be the partial vapor pressure created by component 1 and component 2। so अब पता है ये 80%, तो ये कंपोनेंट 80% है, तो 4 बार का इस टोटल प्रेशर का 80% जो है वो क्या करेगा, यही वाला क्रिएट करेगा और 20% ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा, P1 is equal to 4 multiplied by 0.8। okay, so it is 3.2 bar and P2 is equal to 4 into 0.2 that is 0.8 bar। okay, so by this way we can calculate the composition and the partial vapor pressure। clear, now इस को अब हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली। सी, तो इस चीज में एक हमने ये चीज देखी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ये राउल्स लॉ है। क्लियर, अब जिस जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। सी, इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं। यहां पर हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, इट इज 0 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 हियर इट इज 1। ये इसका मैक्सिमम अमाउंट है, ये 0 से 1 के बीच में वेरी कर सकता है। ठीक है, ओके, जब कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो उस टाइम पर आपका सिर्फ क्या होगा, कंपोनेंट 1 होगा। ठीक है, यानी इसे देखिए, हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, सिर्फ वाटर है, ओनली सॉल्वेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, इसका मोल फ्रैक्शन हुआ आपका 1। ओके, अब जैसे जैसे हम इसमें सोल्यूट मिलाते जाएंगे, एज वी ऐड द सोल्यूट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 get decreases and the mole fraction of component 2 get increases, and when this one is 0, sorry, it is 1 and
x1 is 0. क्लियर? सो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन x2 जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? सो इन दिस डायरेक्शन वी हैव टेकन ऑन द x एक्सिस दैट इज मोल फ्रैक्शन. x2 पर हमने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है और y एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे वेपर प्रेशर को. क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं x2 के केस में, सेकंड कंपोनेंट के केस में. तो इसको देखिए, जैसे जैसे as we increase the mole fraction of component 2, what happens with the vapor pressure? It also get increases and reach to the maximum. ओके, जब आपका सारा का सारा सिर्फ सोल्यूट ही प्रेजेंट है तो उस टाइम पर जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम है, और इस वेपर प्रेशर को हम कहेंगे P2 नॉट. दैट इज वेपर प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट 2, सॉरी प्योर सॉल्वेंट और प्योर कंपोनेंट 2. सिमिलरली जो आपका कंपोनेंट 1 है उसका मोल फ्रैक्शन इस साइड में 0 है और इधर इधर जैसे जैसे आप आते जाते हैं क्या होता जाता है, 1 हो जाता है. ठीक है, जैसे आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसको कहेंगे P1 नॉट. मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, प्योर सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू प्योर सॉल्यूट. चलिए, तो ये आपके दो ग्राफ आ गए. ये ग्राफ, ये जो कर्व है ये आपको सिर्फ P1 की वैल्यू देता है और ये देता है P2 की वैल्यू. क्लियर? हमें जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, हमारे को कैलकुलेट करना है टोटल वेपर प्रेशर. टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 का सम. सपोज करिए किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सिंक लाइक पॉइंट दिस वन, 80% आपका जो है वो कंपोनेंट 1 है और 20% कंपोनेंट 2 है. ओके, आप परसेंट वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन यूज करेंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 जो है वो 2 है और 1 का जो है मोल फ्रैक्शन है 8. तो उस टाइम पर क्या होगा, तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर देखिए, सपोज करिए कि वो पॉइंट ये है, this is the point where this composition is lies, so we add both of them. Okay, so जो total vapor pressure of the solution over the solution उसका जो ग्राफ आता है वो क्या होगा, मिनिमम उसका वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू उसका ये हो जाएगा. क्लियर? चलिए, अब इसको देखिए, ये हाई है, ये लो है. तो ऐसा क्यों है, तो हमने ये एज्यूम किया है दैट द कंपोनेंट 2 इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट 1. सो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, प्योर कंपोनेंट 2 इज ग्रेटर देन प्योर कंपोनेंट 1. ओके, सो दिस ग्राफ शोज P total is equal to P1 plus P2. ये दोनों का सम का वैल्यू जो है इस ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आ रहा है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, दिस इज द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द राउल्स लॉ. ओके, तो वो सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस. हम उनको आइडियल सॉल्यूशंस कहेंगे. जो नहीं फॉलो करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं. ठीक है, तो ये आप सब लोग समझ चुके हैं इसको.